नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कहते हैं ना, पत्थर तो हज़ारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर एक दोस्त ने मारा। कुछ आगे दोस्ती किसी से की जाए तो दुश्मनों से भी राय ली जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने जो ये शायरी पढ़ी है, ये शायरी वर्तमान में जिस तरह के हालात है, नरेश मीणा एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारने के आरोप में जेल में बंद हैं पिछले 4 महीने से। और नरेश मीणा और उसके जो तमाम जो दोस्त हैं, जिन्हें नरेश मीणा अपना प्यारा दोस्त समझा करता था, उन पर ये जो मैंने शायरी पढ़ी है वो इस समय काफ़ी हद तक फिट बैठती है। तो आज जो नरेश मीणा के जो कई दोस्त हैं, उन्हीं में से एक दोस्त काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं कई महीनों से। वैसे वो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, आप समझ गए होंगे, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल। और ये इन दोनों के बीच में किस तरह की दोस्ती है, हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। जब देवली उनियारा से नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे उपचुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद में कुछ देर के लिए तो उन्होंने एक तरीके से मन बना लिया था कि नहीं, मैं छबड़ा वापस चला जाऊंगा और अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगले 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी करूँगा। लेकिन कुछ घंटों के बाद में ही उनका हृदय परिवर्तन होता है और वे हनुमान बेनीवाल के यहाँ जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और उनसे मुलाकात करने के बाद में वे वापस, उन्होंने जिस तरह से निर्दलीय फार्म भरा देवली उनियारा से कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, तो ये तो कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के बीच में ज़बरदस्त पॉलिटिकल संबंध तो हैं ही, व्यक्तिगत संबंध भी हैं। इसमें कहीं कोई ये कह नहीं सकते कि इन दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई एक तरीके से दोस्ती नहीं हो। ज़बरदस्त दोस्ती है और ख़ुद नरेश मीणा भी कहते हैं कि वो हनुमान बेनीवाल की तरह एक अच्छा राजनेता बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा इन्हें अपना दोस्त मानते हैं, रविंद्र सिंह भाटी को अपना दोस्त मानते हैं, राजकुमार रोत को अपना दोस्त मानते हैं, और भी डॉक्टर कुणाल मीणा को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, सचिन पायलट को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। लेकिन मैं चर्चा आज हनुमान बेनीवाल की इसलिए कर रहा हूं कि अभी आपने देखा होगा, जयपुर के प्रताप नगर इलाके में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति को जिस तरह से खंडित किया गया, और इस तरह से मूर्ति को खंडित करना, जितनी निंदा की जाए इस तरह की घटनाओं की, उतनी ही कम है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है, हक नहीं है कि आप किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े धार्मिक स्थल पर जाकर इस तरह से तोड़-फोड़ करें। तो इस तरह की घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन घटना के बाद जिस तरह से लोगों का गुस्सा बढ़ा और वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में युवा जमा हो गए, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में जिस तरह से पुलिस ने इस मामले में एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने और आग लगाने के प्रयास के तहत, हाईवे जाम करने के प्रयास के तहत जिस तरह से कई लोगों को गिरफ्तार किया, कई युवाओं को गिरफ्तार किया, उनमें से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनमें ज़्यादातर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जब ये घटना हुई उस समय दिल्ली में थे, और जब उन्हें पता चलता है रात के 12 बजे कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को जयपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो वे हाथों हाथ ही जयपुर पहुंचते हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात करते हैं, और भी बहुत से राजनेता वहां पर पहुंचते हैं। लालचंद कटारिया, जो कि भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं, कन्हैया लाल चौधरी और कैबिनेट मंत्री भी पहुंचते हैं, झाबरमल खर्रा, तमाम बड़े बड़े राजनेता वहां पर पहुंचते हैं हनुमान बेनीवाल के पहुंचने के बाद में। तो जिस तरह से वहां पर एक बहुत हिंसक गतिविधियों का अंजाम दे रहे थे, वहां पर मूर्ति तोड़ने के विरोध में आक्रोशित लोग, तो उन्हें शांत करने के लिए कई तरह के पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास भी किए, लेकिन भीड़ काबू में नहीं हो पा रही थी। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कार्यकर्ता वहाँ पर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल को ये बिल्कुल भी वो जब उन्हें पता चला कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो वो तुरंत दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं। और आप देखिए कि जैसे ही वो बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात करते हैं, तो किस तरह से एक समझौता होता है, और शांति भंग के आरोप में जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, वहाँ पर युवाओं को उन्हें छोड़ दिया जाता है। यानी हनुमान बेनीवाल में दम तो है, ये तो कहना पड़ेगा। और इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी की जो नागौर के जो खींवसर से विधायक है रेवत राम दागा पहले ही कह चुके हैं। उनका जिस तरह से लेटर वायरल हुआ था कि भले ही भारतीय जनता पार्टी से इस समय हनुमान बेनीवाल के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हो, एनडीए गवर्नमेंट को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हों, लेकिन उनकी
कम से कम खींवसर में तो अभी भी चलती है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि खींवसर में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो हनुमान बेनीवाल की सिफारिश के आधार पर ही उनकी वहाँ पर नियुक्ति होती है, और ये वीडियो और ये जो लेटर था काफ़ी वायरल हुआ था, आप सबको पता है। तो आप देखिए कि मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि बीजू जॉर्ज जोसफ एक कड़क छवि वाले पुलिस ऑफिसर माने जाते हैं, केरल से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी ईमानदार हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में वो कभी भी नहीं आते, मैंने देखा है उनको। लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं उन्हें भी थोड़ा सा बैकफुट पर होना पड़ा, और जब हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँचते हैं और बातचीत होती है तो फिर जिन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है उन्हें छोड़ दिया जाता है। खैर ठीक है, उन्हें छोड़ दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारा, ये घटना भी लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी के भी परिवार होता है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा होता है। इस तरह से किसी को भी, ये कोई राजनेता ही नहीं, किसी को भी ये हक नहीं है कि आप इस तरह से किसी के साथ में बर्ताव करें। नरेश मीणा गलत था, गलत व्यवहार किया, उसी की बदौलत वो अभी 4 महीने से ज़्यादा का समय जेल में बंद हैं। लेकिन 4 महीने का समय काफ़ी हो चुका है, और इस तरह की मामलों में अब से पहले जमानत मिली है। बहुत से राजनेताओं ने इस तरह की वारद घटनाओं को अंजाम दिया है और फिर उन्हें जमानत में मिली है, लेकिन नरेश मीणा को जमानत नहीं मिल रही है। हालांकि जमानत का पूरा मामला ये एक तरीके से कोर्ट से जुड़ा हुआ है, इसमें पुलिस का भी कोई लेना देना नहीं होता और पॉलिटिकल प्रेशर का भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम ज़रूर मान सकते हैं कि अगर इसमें राजस्थान सरकार पर अगर कोई प्रेशर बनाया जाता है, तो राजस्थान सरकार अगर चाहे तो ये जो जमानत वाला मामला है उस मामले को थोड़ा आसान ज़रूर बना सकती है नरेश मीणा के लिए। लेकिन मैं आज उस बात का जिक्र नहीं करूंगा, मैं जिक्र करूंगा हनुमान बेनीवाल की दोस्ती का, कि जब उन्हें ये पता चला कि उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया, वे तुरंत दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं। लेकिन नरेश मीणा अभी पिछले 4 महीनों से जेल में बंद हैं। मैंने कभी इतना ज़्यादा हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, इस मामले में नरेश मीणा को लेकर ज़्यादा एक्टिव नज़र आए हों कि नरेश मीणा थोड़ा जल्दी जेल से बाहर निकल जाए। मैंने अभी तक इस तरह का व्यवहार उनका कम से कम मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। अब हो सकता है अंदर से वो कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो कम से कम दिखे तो सही। अगर वो अंदर से भी कोई कोशिश कर रहे हों, गुपचुप में कोई कोशिश कर रहे हों, वो अगर कोशिश कर रहे होते तो नरेश मीणा को कब की जेल कब इससे पहले ही जमानत मिल गई होती। लेकिन अभी तक ऐसा ही देखने में आया कि जिन्हें नरेश मीणा अपना फ्रेंड्स कहता था, उनमें से किसी ने भी अभी तक कोई इतना ज़्यादा इस तरह का कोई व्यवहार या कोई इस तरह से अपना सक्रियता नहीं दिखाई जिसकी वजह से नरेश मीणा को जल्दी जमानत मिले। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि नरेश मीणा ने गलत किया, उसकी वजह से वो जेल में बंद है। इधर जिस तरह से मूर्ति तोड़ी गई वो भी एक गलत, इसको किसी भी सूरत में इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से मूर्ति तोड़ने के विरोध में जिस तरह से वहाँ पे हाईवे जाम किया गया और जिस तरह से एक पेट्रोल पंप को जलाने का प्रयास किया गया, अब मूर्ति तोड़ी किसी और ने, अब इसमें पेट्रोल पंप वाले का क्या कसूर है? वहाँ पर तोड़फोड़ की गई और वहाँ पर पेट्रोल पंप को जलाने का प्रयास किया गया। अगर मान लो पेट्रोल पंप पर कोई आगजनी की घटना हो जाती तो जाहिर तौर पर आसपास के इलाके में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हो सकता था। ये भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि हुआ नहीं, ऐसा कोशिश की गई है, क्योंकि इस तरह इस आशय की रिपोर्ट पेट्रोल पंप के मालिक की ओर से दर्ज करवाई गई है। पुलिस की ओर से भी एफआईआर दर्ज हुई है, 3 एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज हुई है। भले ही वो 151 में छूट गए हों, लेकिन अभी उन्हें पुलिस की इन तीनों मामलों में जाँच जारी है। तो आगे मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिन लोगों को छोड़ा गया है उन्हीं में से ज़्यादातर के नाम इन एफआईआर में दर्ज हैं। इसलिए अभी उन्हें और आगे मुश्किलों का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अब नरेश मीणा को शायद ये समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे मामले में अपनी सक्रियता दिखाई, लेकिन नरेश मीणा पिछले 4 महीने से जेल में बंद है। आज गणगौर का त्यौहार है और हो सकता है जिस तरह से नरेश मीणा की गाँव में बहुत अच्छी तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, शहर में भी मनाया जाता है। जयपुर में तो शानदार तरीके से सवारी निकलती है सिटी पैलेस से। तो आज ज़रूर जब नरेश मीणा की पत्नी गणगौर की पूजन कर रही होगी तो शायद उनकी पूजा से जो न्यायाधीश महोदय हैं, 2 अप्रैल को शायद सुनवाई होने जा रही है। उस सुनवाई में हो सकता है उनकी जो पूजा करेंगी नरेश मीणा की पत्नी, तो शायद
जो शंकर भगवान है, माता पार्वती है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है न्यायाधीश महोदय को हृदय को थोड़ा पिघला दें और 2 अप्रैल को उनको एक तरीके से जमानत मिल जाए। ये पूरी तरह से इस तरह की संभावना है कि 2 अप्रैल को शायद नरेश मीणा को जमानत मिल सकती है, क्योंकि पिछली जो बहस हुई थी उसमें राजस्थान सरकार का एक पॉजिटिव रवैया देखने को मिला था। राजस्थान सरकार का नहीं बल्कि सरकारी वकीलों का। अब जब सरकारी जो वकील थे अब से पहले काफ़ी नेगेटिव बातें बहस के दौरान कहा करते थे नरेश मीणा को लेकर, लेकिन पिछली बहस के दौरान उन्होंने जिस तरह से ज़्यादा टांग खिंचाई नहीं की, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से एक तरीके से थोड़ा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रुख नरेश मीणा को लेकर उनका रहा, तो उन स्थिति को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि 2 अप्रैल को उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन मैंने ये जो वीडियो बनाया है उसका मतलब यही है कि अब नरेश मीणा को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिन्हें वो अपना दोस्त कहा करता था उनमें से किस ने उसके लिए कठिन समय में उसकी हेल्प की, उसका सहयोग किया। हालांकि प्रहलाद गुंजल शुरू से ही इस मामले में, नरेश मीणा के इस मामले में एक तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया था, लेकिन बाद में भजनलाल शर्मा से जिस तरह से नरेश मीणा के पिता की बातचीत हुई और एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई, उसके बाद में जिस तरह से सरकारी वकीलों की ओर से एक अच्छा सहयोग, एक अच्छा रवैया नरेश मीणा को लेकर कोर्ट में दिखाया जा रहा है, उसी का परिणाम है। इसलिए रास्ते तो आसान बन गए हैं। 100% एक तरीके से जमानत मिलेगी नरेश मीणा को अब जब भी अगली सुनवाई होगी, 2 अप्रैल को अगर सुनवाई होती है तो। लेकिन बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल को लेकर जिस तरह से नरेश मीणा सोचा करते थे, अब ये एक सोचने वाली बात हो गई कि प्रतापनगर वाले वीर तेजाजी महाराज की मंदिर में जो मूर्ति तोड़ी गई, उसमें उन्होंने जिस तरह से सक्रियता दिखाई कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो तुरंत दिल्ली से जयपुर पहुंचते हैं। लेकिन जब नरेश मीणा पिछले 4 महीनों से जेल में बंद हैं, उसको लेकर कोई ज़्यादा सक्रियता हनुमान बेनीवाल ने नहीं दिखाई। हालांकि नरेश मीणा का जो गुनाह है वो सबको नज़र आ रहा है, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जमानत का हक सबको होता है। अगर जमानत का रास्ता इसमें आसान बनाने का प्रयास करते नरेश मीणा के तमाम दोस्त मिलकर, तो अब से पहले जमानत मिल गई होती। नमस्कार।